फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रो टेस्ट के बारे में बताया था, अब उसका दूसरा लैब मेथड हम देखेंगे। लैब मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो इस मेथड में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है प्रोटीन बेंडिंग या आइसोजाइम बेंडिंग या डीएनए बेंडिंग पे बेस्ड है। इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, या चार्ज पार्टिकल के माइग्रेशन के बेस्ड पे काम करता है। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, डीएनए, जो कि विद्युत फील्ड के आवेश में मूव करते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से जेल का यूज कर सकते हैं? जेल क्या होते हैं? जेल वो सबस्ट्रेटम होते हैं जिसमें ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। तो इसमें जेल टाइप्स, एक है एगरोस जेल और दूसरा है पेज जेल। एगरोस जेल जो होता है वो डीएनए पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसकी पोर साइज बड़ी होती है। और डीएनए जो होता है वो प्रोटीन से बड़ा एलिमेंट मॉलिक्यूल होता है, तो उसके लिए पोर साइज बड़ी होती है। दूसरा है पेज पॉलीएक्रिलेमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह प्रोटीन के पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि प्रोटीन छोटे पोर साइज में मूव कर सकता है। साथ साथ में प्रोटीन के लिए एक और खास बात होती है कि यहाँ पे हमको एक एनायनिक एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो ऋणात्मक आवेश को धारित करता है, जो यहाँ पे सोडियम डोडेसिल सल्फेट या एसडीएस के नाम से कहते हैं। तो प्रोटीन के लिए हम एसडीएस पेज की चर्चा करते हैं। और एग्रोस जेल डीएनए के लिए होता है। बेसिस ऑफ सेपरेशन, इसके सेपरेशन या अलगाव का आधार क्या है? तो आधार है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, जो कि किलो डाल्टन्स में होता है, और डीएनए जो कि किलो बेस पेयर्स में होता है। दोनों जैसे जैसे प्रोटीन और डीएनए अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं तो वो मूव करते हैं। मतलब जो कम मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल होगा, चाहे वो प्रोटीन हो या डीएनए हो, वो जल्दी मूव करेगा, और जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल होगा वो धीरे से मूव करेगा। तो इनका आधार यही है। दूसरा, इनमें डिफरेंस इन चार्ज, इनके जो चार्ज में आवेश में अलगाव या डिफरेंस अंतर होता है। जब डिफरेंट पीएच मान में हम देखते हैं कि प्रोटीन एक नेट चार्ज को कैरी करता है, तो किसी विशेष पीएच पे प्रोटीन एक नेट चार्ज को कैरी करता है, और उस चार्ज के नेट जीरो होने के बाद में वो प्रोटीन का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो यह एक आधार होता है इनके मूवमेंट का। जैसे हायर चार्ज डेंसिटी मॉलिक्यूल जब होते हैं तो वो ज्यादा मूव में फास्टर करते हैं स्मॉलर से। इसमें जिसमें चार्ज आगे ज्यादा होगा वो जल्दी मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, बाय अल्टरिंग द जेल पोर साइज, यदि हम जेल की पोर साइज को बदल दें, कम ज्यादा कर दे, तो इसके मूवमेंट में बदलाव आता है। चेंज इन पीएच, अगर माध्यम का पीएच बदल दे तो इनके मूवमेंट में अंतर आता है। इन अंतरों से हमको हाई डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन है, सूक्ष्मता से हम इसके हाई डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन से हम इसके अंतर को समझ सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये एक जेल का चित्र है। इस जेल में ये जो वेल्स दिखाई दिए हैं वो 5 वेल्स मैंने दिखाए हैं। ये आर से मतलब है रेफरेंस लेन, 1 2 3 4 टेस्ट लेन है। यहाँ पे इन लेन्स में प्रोटीन या डीएनए का सॉल्यूशन डाला जाता है। द रेफरेंस लेन होता है, उसमें एक स्पेसिफिक किलो बेस पेयर या किलो डाल्टन के पार्टिकल्स मूव करते हैं, और वो आपको मूवमेंट के बाद दिखाते हैं कि ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा है। इस तरीके से एक ये रेफरेंस या लेडर का रूप में काम करता है। जब हम टेस्ट में इनके मटेरियल्स को डालते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के आधार पर नीचे की तरफ में मूव करता है। जैसे यहाँ पे आप 2 3 4 को देख सकते हैं। 2 3 4 के बैंड्स रेफरेंस बैंड से बराबर मैच कर रहे हैं, जबकि एक का बैंड एक ऊपर में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा बैंड इसमें आ रहा है। तो लेन 1 जो है वो 2 3 4 से और साथ में रेफरेंस बैंड से डिसिमिलर है, जबकि लेन 2 3 4 जो है वो सिमिलर है रेफरेंस बैंड से। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 4 जो है वो वेराइटल प्योरिटी को कंफर्म करता है रेफरेंस बैंड के संदर्भ में। ये यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिखाई गई है नीचे की तरफ में, कि किस दिशा में मूव करते हैं। तो जो भी हम प्रोटीन मॉलिक्यूल या डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम कैथोड की तरफ में डालते हैं तो नेगेटिव रिपेल करता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज
एनोड की तरफ में मूव करता है। तो इस तरीके से ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक चित्र समझाया गया है आपको। आइए यहाँ पे हम मेथोडोलॉजी की चर्चा कर लेते हैं। मेथोडोलॉजी, सबसे पहले आपको सिंगल सीड्स को डिफेक्ट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है फॉर डीएनए, प्रोटीन और स्ट्रेस के लिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम डीएनए के लिए कार्य कर रहे हो तो हम सीड ही लें, हम उससे छोटा प्लांटलेट उगा करके उसके लीव्स भी ले सकते हैं, क्योंकि डीएनए लीव्स में ज्यादा अच्छे से क्वालिटी मिलती है। जबकि प्रोटीन के लिए आपको सीड्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे नेचुरल फॉर्म पे होते हैं। दूसरा, यदि हम डीएनए के लिए ले रहे हैं तो वहां पे आपको एक रेफरेंस मार्कर लेना पड़ेगा। उस रेफरेंस मार्कर प्राइमर से आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, वहां पे डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा। थर्ड, पोरिंग ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए और प्रोटीन ऑन वेल्स। यहाँ पे हम जो एम्पलीफाइड डीएनए है या एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन है उनको इन जेल्स में डालते हैं, तीसरी प्रोसेस में। चौथा, रेफरेंस बैंड और लेडर स्टैंड ऑन पेज और एचडीएफ पेज। साथ में हम रेफरेंस बैंड जो हमने ले रखा है उस पर हम उन वेल्स में उसको भी डालते हैं। पांचवें में हम ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट रन होती है और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी स्टार्ट होती है और डीएनए या प्रोटीन्स की, और वो नीचे की तरफ में मूव करते हैं। छठवें में हम रिजल्ट और एवेल्युएशन करेंगे डीएनए का, प्रोटीन बैंड्स का, कि क्या मूवमेंट हुआ है डीएनए प्रोटीन बैंड्स का। सातवें में हम कंफर्मेशन ऑफ रिजल्ट्स का करेंगे, कि रिजल्ट्स को हम कंफर्म करेंगे कि वो डिफरेंस बैंड से टेस्ट बैंड मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसकी मेथोडोलॉजी को कंफर्म करते हैं। आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना चाहूंगा। एडवांटेजेस क्या हैं, कि सबसे पहले देख रहे हैं कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कम समय में हम इसको कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 महीने का जो समय है जो हमको ग्रोथ टेस्ट में लगाना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, ये मुश्किल से 1 हफ्ते से कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लेबर की आवश्यकता कम पड़ेगी, बहुत सारे सैंपल्स को हम एक समय में कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। जबकि नेगेटिव पॉइंट की चर्चा करेंगे कि ये सब सफिस्टिकेटेड है, कठिन है। दूसरा, इसमें एक लैब रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि मॉलिक्यूलर लैब की आवश्यकता होती है। उसको करने वाले हाई स्किल्ड और मैन पावर या टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी। केमिकल्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं। और साथ में एक अनइवन चीज ये है कि कंडीशनल चेंज ड्यूरिंग वर्क में अल्टर द रिजल्ट। अगर हम लैब में काम करते समय किसी कंसंट्रेशन को हल्के से गड़बड़ कर देंगे तो इनके रिजल्ट्स में अंतर आना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत आसान जेनेटिक मेथड होने के साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस को भी लेके चलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।